आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे 306 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं और ये रिसेंटली अभी का जजमेंट है, 12 अक्टूबर 2022 को प्रोनाउंस हुआ है। साथियों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि जहां कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, कई बार वो मानसिक बीमारी से भी ग्रसित होता है। उसका इलाज भी चल रहा होता है, साइकास्ट्रिक उसका इलाज कर रहा होता है। लेकिन जब व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसके जो परिजन हैं, उसके पति के ऊपर या फिर सास ससुर के ऊपर आरोप लगा देते हैं और उनको जेल भिजवा देते हैं। तो कई बार जब कोर्ट जब इस मामले को देखती है तो कोर्ट में इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता है कि वो लेडी या फिर वो व्यक्ति जो उसने भी सुसाइड किया है वो मानसिक बीमारी से ग्रसित था, उसको डिप्रेशन था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, इसलिए उस व्यक्ति ने सुसाइड किया है। अगर आप इस मुद्दे को रेज नहीं करेंगे कोर्ट में तो कोर्ट निश्चित रूप से उस पर भरोसा नहीं करेगी। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के मैं आपसे जजमेंट शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका भी केस कुछ ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है वो डिप्रेस है, उसका कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, इससे पहले कभी हॉस्पिटलाइज हुआ था, या फिर वो डिप्रेस है, साइकास्ट्रिक उसका देखभाल कर रहा है, तो अगर इस तरह का भी कुछ मामला आपका है तो ये जजमेंट आप पढ़िएगा। इस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये कि साइकास्ट्रिक की एविडेंस क्या वैल्यू रखती है और उससे किस तरह के सवाल पूछना चाहिए। और इस मामले को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को ध्यान नहीं दिया कि ये भी इशू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा और आरोपी को बरी कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको केस की स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें दी गई ये बताऊंगा, किसकी जजमेंट का जिक्र किया गया ये बताऊंगा, और आखिरी में कोर्ट ने किस आधार पे आरोपियों को 306 और 498A के मुकदमे से बरी कर दिया, ये चर्चा करूंगा। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो जजमेंट है ये क्रिमिनल अपील है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुई है 12 अक्टूबर 2022 को, और जो केस का नाम है ये है मरियानो आंटो ब्रूनो एंड अदर्स वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नाम से है। तो साथियों, इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी है कि ट्रायल कोर्ट ने दो आरोपियों को 498 के केस में 3 साल की सजा और 5,000 जुर्माना, और 306 के मामले में 7 साल की सजा और 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। आरोपी सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया और उनकी सजा यथावत रखा। उसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट से, जहां की ये डिसाइड हुआ है और उनको बरी कर दिया गया है। तो साथियों, इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो मामला है ये मद्रास का है। इस केस में 2 लोग हैं, और देखिए, जिस व्यक्ति ने इस केस को फाइल किया है उसको मैं अपीलार्थी के नाम से आपको बताऊंगा, और जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है उसको पीड़िता के नाम से कहूंगा या फिर पत्नी के नाम से आपको बताऊंगा। तो इस केस में अपीलार्थी क्रमांक 1 पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। तो साथियों, वो चैलेंज कर रहा है इस पूरे जो भी उसके खिलाफ ऑर्डर हुए हैं उसको। तो अपीलार्थी क्रमांक 1 और जो उसकी जो पत्नी है जिसने सुसाइड किया है, इन दोनों की शादी होती है 8 सितंबर 2005 को। इसके बाद 2007 में एक बच्चा होता है। इसके बाद साथियों 5 नवंबर 2014 को वो लेडी सुसाइड कर लेती है। मीन्स के लगभग 9 साल का गैप है जब वो लेडी सुसाइड करती है, और 6 नवंबर को उसका जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में ये निकल के आता है कि उसका दम घुटने से, गला दबने से उसकी मौत हुई है। अब जब साथियों इस केस में उस लेडी की डेथ हो जाती है, उसके बाद FIR दर्ज की जाती है लगभग 3 हफ्ते बाद। वो भी जो पत्नी है उसकी पत्नी की बहन के द्वारा FIR, उसकी माँ के द्वारा FIR दर्ज कराई जाती है, और FIR में ये लिखाया जाता है कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता था। अब साथियों, आप स्टोरी देखिए कि स्टोरी किस प्रकार से बनाई गई। उनका ये कहना था कि जब उस लड़की की शादी हुई तब से उसको दहेज के लिए और बच्चे के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। जब उसको 2007 में जब उसको बच्चा हो गया, उसके बाद उसको दूसरे बच्चे के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उसका एक बार मिसकैरेज भी हुआ था, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसको परेशान किया जा रहा था। इसके अलावा उसको पूजा में बैठाया जाता था, पूजा करने के लिए उसको विवश किया जाता था, और जब वो पूजा करती थी, पूजा के दौरान उसको जो गाय का जो गौमूत्र है वो पीने के लिए विवश किया जाता था। तो इस प्रकार से एलिगेशन लगाते हुए FIR दर्ज कराई गई, और पुलिस ने उसकी मां के स्टेटमेंट के आधार पे 498A डोमेस्टिक वायलेंस के लिए होती है और
306 ये अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए होता है, किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। इसके अंदर एक मुकदमा दर्ज किया और चार्जशीट पेश किया कोर्ट में। अब तो साथियों इस मामले में 15 गवाहों को का एग्जामिनेशन किया, 15 गवाहों की गवाही कोर्ट में कराई गई थी। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में इसमें आरोपी को सजा दे दी। जैसा हमने आपको बताया कि 3 साल की सजा 498A में और 7 साल की सजा 306 के मामले में दी गई। उसके बाद चैलेंज किया गया हाई कोर्ट, फिर पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट। साथियों जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के वकील के द्वारा जो मुख्य दलीलें दी गई आपसे मैं वो शेयर करता हूं कि उनका क्या कहना था कि किस आधार पे उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया जाना चाहिए। तो उनकी साथियों जो पहली दलील थी कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये 9 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। मीन्स जो घटना हुई है शादी के 9 साल बाद हुई है। अब अगर वास्तव में किसी को परेशान किया जाता, किसी को प्रताड़ित किया जाता, तो 9 साल के बीच ये जो गैप है वो भी जब से शादी होती है और जब से सुसाइड किया उसके बीच में कोई भी घटना नहीं है, कोई मारपीट की घटना नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। दोनों परिवार के बीच, दोनों पक्षों के बीच कॉर्डियल रिलेशन था, अच्छे रिलेशन से, मधुर संबंध थे। कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई कि किसी बच्चे को समझाने आना पड़े या फिर कोई पंचायत बैठी हो या जहां 4 लोग हो या फिर कोई कंप्लेन, कुछ भी नहीं हुआ है। केवल और केवल शादी होती है और शादी के 9 साल बाद लेडी सुसाइड करती है, उसके बाद FIR दर्ज करा दी जाती है। दूसरी बात है साथियों कि उनकी दूसरी दलील थी कि पत्नी एक बायोपोलर नाम के डिसऑर्डर से ग्रसित थी। ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि मानसिक बीमारी होती है। ये दलील दी गई कि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है इसमें आदमी का जो मूड होता है वो स्विंग होता है, मीन्स के मूड पर कंट्रोल नहीं होता है। कई बार उसको लेजी फील होता है, कई बार वो उसके अंदर अत्यधिक ऊर्जा महसूस होती है, कई बार उसकी काम करने की इच्छा नहीं होती है, कई बार वो डिमोरलाइज फील होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो मामला था ये पूरा ऐसा था कि इसमें ऐसा बताने का प्रयास किया गया, दलील दी गई कि ये पूरा मामला इसलिए हुआ है क्योंकि लेडी जो थी वो मानसिक बीमारी से ग्रसित थी और उसका साइकाट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा था। और ये जो बाइपोलर नाम की जो मानसिक बीमारी है, ये मानसिक बीमारी की वजह से उस लड़की ने सुसाइड किया है। तो दूसरी दलील इनके द्वारा ये दी गई। तीसरा उनका कहना था कि इसके बीच में इससे पहले कोई FIR या फिर कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि इनके बीच कहीं से कहीं तक 498 की घटना हुई है। क्योंकि 498A का जो इंग्रेडिएंट है वो ये कहता है कि अगर कोई घरेलू हिंसा होती है उस कंडीशन में दर्ज किया जाता है, लेकिन जहां पे कोई जब से शादी हुई और उसके 9 साल तक अगर कोई घटना नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है कि नहीं यहाँ पे घरेलू हिंसा हुई है उस लेडी के साथ में। इसके अलावा अगली दलील दी गई कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 जो कि डॉक्टर थी, उसने गवाही के दौरान बताया था कि ये जो लेडी थी ये बायोपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थी, इसका ट्रीटमेंट चल रहा था और इस डॉक्टर ने ही जिस दिन उस लेडी ने सुसाइड किया, उसकी पत्नी ने सुसाइड किया, उसके 1 दिन पहले इसने ट्रीटमेंट भी किया था। ये दलील दी गई कि इस लेडी, ये जो डॉक्टर है, इसी गवाही को महत्व नहीं दिया गया क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है जिसको कि सेशन कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया है और हाई कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि इस लेडी ने बताया कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित थी, उसका जो मूड था वो स्विंग हो रहा था। दूसरी बात उसने लेडी ने यही बताई कि इसका जो हिस्ट्री था वो भी ऐसा सुसाइड करने वाला था, मीन्स कि ये सुसाइड करने के लिए कई बार अटेम्प्ट कर चुकी थी। सुसाइड, इसका बार बार सुसाइड करने का मन कर रहा था। तो इस प्रकार से इन दलीलों के आधार पे आरोपी का कहना था कि हमें इस मुकदमे से बरी कर दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद सरकारी वकील को मौका दिया गया बोलने का, जैसा कि हर केस में होता है। सरकारी वकील ने कहा नहीं, जो सजा दी गई है बिल्कुल सही दी गई है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 से लेकर 3 तक इन लोगों ने जो भी बयान दिए हैं वो सारे इनके खिलाफ दिए हैं। ये इनको परेशान करते थे, इनको टॉर्चर किया करते थे, इसलिए बिल्कुल जो भी मुकदमा है और जो इनको सजा दी गई बिल्कुल सही दी गई, इसमें कोई गलती नहीं की गई है। तो इस प्रकार से कोर्ट ने इस दोनों पक्षों को सुना। अब उसके बाद कोर्ट ने विचार किया इस केस के फैक्ट के ऊपर। जब कोर्ट ने इस केस के फैक्ट पर विचार कर रही थी तो सबसे पहले कोर्ट ने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट था, उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ये साथियों इस केस में ये बताया गया, इस जजमेंट में ये बताया गया है कि जहां कहीं भी अगर कोई
सुसाइड करता है तो वहां पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसा एक्ट होना चाहिए आरोपी का कि उसने उसको मजबूर किया है। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, मीन्स की इसका मतलब होता है कि उसने जब ये एक्ट किया है कि वो उसको मजबूर कर रहा है कि वो सुसाइड करे, उस दिन उसका और जिस उसने सुसाइड किया उन दोनों के बीच प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, नज़दीकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले किसी को परेशान किया था, 6 साल पहले किसी को परेशान किया गया था, किसी को गाली दी गई थी, किसी को टॉर्चर किया गया था और 6 साल बाद वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता और कहता है कि नहीं वो 6 साल पहले उसने सुसाइड किया था। ऐसा नहीं है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम होना चाहिए, टाइम की नज़दीकी होना चाहिए। उसके बाद जो एविडेंस हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के जरिए ऐसा साबित होना चाहिए कि वास्तव में इस व्यक्ति ने इसको टॉर्चर किया है, इसने इसको प्रताड़ित किया, इसने इसको परेशान किया, इसने इसको मजबूर किया कि व्यक्ति सुसाइड कर ले। तब जाके 306 का जो इंग्रेडिएंट है वो मैच करता है और उस व्यक्ति को 306 की धारा के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उसको दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जजमेंट का जिक्र किया गया। उसके बाद साथियों इस केस के फैक्ट देखे गए, जिसमें कोर्ट ने ये पाया कि ये बात सही है कि वो जो लेडी थी वो बाइपोलर नाम के डिसऑर्डर से ग्रसित थी और उसका जो इतिहास रहा है वो भी सुसाइड करने का रहा है। उसने इससे पहले भी सुसाइड करने का प्रयास किया है क्योंकि एविडेंस में ऐसा आया। डॉक्टर ने अपनी गवाही में ये बताया है कि ये लेडी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित थी, इसकी हिस्ट्री रही है, इसने कई बार प्रयास किया है, इसका मूड बार बार स्विंग किया करता था और ये लेडी डॉक्टर थी। आपको बता दूं ये लेडी डॉक्टर थी और ये जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी वहाँ ये जब साइकोस्ट्रिक से मिलने जाया करते थे तो ये कहते थे कि मेरी काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, मैं बहुत लेजी फील करती हूँ, एनर्जी ऐसा लगता है कि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो सारे के सारे जो लक्षण हैं ये ऐसा है कि उस लेडी का अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था। हाँ, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, वो डॉक्टर ने उसको जो भी मेडिसिन जो भी उसको प्रिस्क्राइब किया था वो सब उसको ले रही थी और उसके बाद उसने सुसाइड किया। इसके बाद साथियों कोर्ट ने 313 के स्टेटमेंट देखे जो कि आरोपी के थे। आरोपी ने उस स्टेटमेंट में बताया कि जब उसकी शादी हुई 2005 में, उसके घर वालों ने मीन्स कि उस लड़की के मायके वालों ने उसको ये नहीं बताया था कि उनकी जो बेटी है वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, उसका साइकोस्ट्रिक से इलाज चल रहा है। इस संबंध में जब उसकी शादी हुई तो अपीलेंट ने, जो अपीलार्थी है, उसने उसकी माँ को एक मेल भी किया था कि आपकी बेटी परेशान है, वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, इसलिए आप कुछ हमारी हेल्प करें। तो उसकी माँ ने क्या किया, उसकी माँ ने उसका हेल्प करने के बजाय वो यूएस चली गई। उसके बाद जो पत्नी थी उसकी पत्नी की बहन से भी अपीलार्थी की चर्चा हुई। उसने बताया कि आपकी जो बहन है वो इस तरह से परेशान रहती है। तो उसकी जो बहन है, जो पत्नी की जो बहन, उसने इस बात को स्वीकार भी किया था कि अम्मी जो है तो वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है। और ये भी बातचीत के दौरान आई थी कि उस 9 साल तक में उसने, पति ने बताया अपने 313 के स्टेटमेंट में कि उसने 9 साल तक अपनी पत्नी का बेहद केयर किया, इसीलिए वो अभी तक इस तरह से समस्या से जूझ रही थी और उसका कैरियर भी प्रभावित नहीं होता, वो कहीं जॉब भी कर पा रही थी। तो इस तरह से आरोपी के बयान थे। इसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर के स्टेटमेंट देखे, जैसा हमने आपको बताया। इसके अलावा कोर्ट के समक्ष मेल प्रस्तुत किया गया, जिस मेल से ये साबित हो रहा था कि इस बात की जानकारी उनके परिवार वालों को थी, मीन्स की पत्नी के मायके वालों को थी कि वास्तव में वो जो लेडी, उनकी जो बेटी है वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है और उनका जो हस्बैंड है वो ट्रीटमेंट करा रहा है, वो अच्छे तरीके से उसकी देखभाल कर रहा है। और उन लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया था, उनके बीच में मेल भी एक्सचेंज हुए थे कि हाँ ये बात सही है कि जो उनकी जो बेटी है वो इस बीमारी से ग्रसित है और इसका इलाज चल रहा है, वो स्टूडेंट लाइफ से ही ऐसा चला आ रहा है। तो साथियों कोर्ट ने इन पक्षों को और इन फैक्ट को देखते हुए कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे जो अपीलार्थी हैं इनको जो सजा दी गई है वो गलत दी गई है। कोर्ट ने अलग अलग तरीके से इसमें अलग अलग जजमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया और आरोपियों को बरी करने की वजह बताई। तो साथियों ये जो वजह बताई, ये वजह महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करिएगा, क्योंकि अगर आपका भी मामला 306 का मामला है तो अगर आप ट्रायल कोर्ट के दौरान ही अगर आप मुद्दों को उठाते हैं तो ही आप जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको रेज कर सकते हैं। जो डॉक्टर गवाही देने के लिए आया है या फिर जो परिजन गवाही देने के लिए आए हैं, अगर हम उनको बेहतर तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और सवाल उठाते हैं तो ही आप आने वाले टाइम में उसको हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि देखिए ये मुद्दा था।
अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में उन पॉइंट को इंडिकेट नहीं किया है, उनको आपने रेज नहीं किया है, तो फिर आप हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप इनको समझिएगा कि कोर्ट ने किस किस आधार पे कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। तो साथियों, जो सबसे पहला जो पॉइंट था जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे बरी किया वो था कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो 3 हफ्ते बाद दर्ज की गई थी। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जिस दिन उस लेडी ने सुसाइड किया और उसके अगले दिन जब बाकी लोगों के स्टेटमेंट लिए गए तब भी उनके मायके वाले मौजूद थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 3 हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज की गई। दूसरा था 498 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट मैच नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं से कहीं तक 498A प्रमाणित ही नहीं है। ना तो कभी कोई कंप्लेन किया गया, दोनों पक्षों के बीच अच्छे रिलेशन थे, ना तो कोई उनके बीच मार पीट लड़ाई झगड़ा इस तरह के कोई बात नहीं आई, तो 498 का सवाल ही नहीं है। तो कोर्ट ने इस आधार पर भी कहा कि 498A के इंग्रेडिएंट तो इस केस में कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं कर रहे हैं। तीसरा था 9 साल तक का एक लंबा पीरियड था शादी का, उस दौरान कोई भी विवाद नहीं था। उस दौरान ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई कि कहा जा सकता है कि नहीं इन लोगों के बीच विवाद था और आपस में पति पत्नी के बीच ऐसा कोई झगड़ा था या फिर पति ने पत्नी को इंस्टिगेट किया, उसने अबेट किया कि ये सुसाइड करे। ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं था जिसके आधार पर कहा जा सके कि यहाँ पे पति पत्नी की विवाद की वजह से या फिर यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से या फिर यहाँ पे डाउरी की वजह से या फिर ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड थी जिसकी वजह से लड़की ने सुसाइड किया। अगला रीजन था आवेदक मीन्स जो अपीलार्थी है, जो अपीलेंट है इस केस में, उसने इन लोगों को मेल भेजा था। मेल में ये स्पष्ट साबित हो रहा था कि इस बात की जानकारी पत्नी के मायके वालों को थी कि उनकी बेटी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, और उससे यह भी साबित हो रहा था कि उसका जो हस्बैंड है, जो अपीलेंट है, जो अपीलार्थी इस केस में, वो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहा है, वो बेहतर तरीके से केयर कर रहा है उस लेडी की, अपनी पत्नी की, जिसकी वजह से वो अभी तक जो सिचुएशन है उसको फेस कर पा रही है। कहीं से कहीं तक ऐसा प्रमाणित नहीं हो रहा है उनके मेल से कि नहीं उनकी पति और पत्नी के बीच कोई ऐसा डाउट है या फिर कह सकते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस सामने आ रहा है कि उन दोनों के बीच कोई विवाद की स्थिति है, कोई डिस्प्यूट उनके बीच अराइज हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके बीच बिल्कुल कॉर्डियल रिलेशन था, उनके बीच मधुर संबंध थे। हाँ, समस्या थी तो केवल वो बीमारी की। अगला फैक्ट जो कोर्ट ने माना कि यहाँ पे उसकी जो पत्नी है अपीलार्थी की, वो बायोपोलर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित थी। इस बात का किसी भी कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, ना तो सेशन कोर्ट ने ध्यान दिया, ना तो हाई कोर्ट ने ध्यान दिया। और ये जो बीमारी है, ये जो मानसिक रोग है, इसकी वजह से जो उनकी पत्नी है उसने सुसाइड किया है, क्योंकि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और वो ट्रीटमेंट भी ले रही थी। उसकी हिस्ट्री भी थी सुसाइड करने वाली, उसने कई बार अटेम्प्ट भी किया था, और वो केवल और केवल इस वजह से कि वो इस मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित थी। अगला पॉइंट था कि हाई कोर्ट ने जो साइकास्ट्रिक ने जो स्टेटमेंट दिया, जो गवाही दिया, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी गवाही से ही ये प्रमाणित हो रहा है कि वो लेडी इस जो बीमारी से ग्रसित थी और उसकी वजह से वो मजबूर थी, और उसने कई बार जिक्र भी किया था सुसाइड करने का, और उसको ट्रीटमेंट भी चल रहा था। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है साथियों इंटरेस्टेड विटनेस। इंटरेस्टेड विटनेस वो होता है जब किसी के परिवार वाले, जैसे जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया हो, उससे जिनको कह सकते हैं जो डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। इस केस में जो सजा दी गई है वो केवल और केवल ओरल विटनेस के आधार, ओरल टेस्टिमनी के आधार पर दी गई है। कोई साक्ष्य और भी नहीं है, केवल और केवल उसको सजा दी गई है वो उनकी माँ और बहन की मौखिक गवाही के आधार पर दी गई है। दूसरी बात, वो इंटरेस्टेड विटनेस है क्योंकि वो उसके रिलेटिव है। इसके अलावा कोई दूसरा फैक्ट नहीं है जो ये साबित करता है कि यहाँ पे उस लेडी को उसके हस्बैंड ने, जो अपीलार्थी है, उसने मजबूर किया सुसाइड करने के लिए। तो इस प्रकार से साथियों कोर्ट ने इन फैक्ट का जिक्र करते हुए आरोपियों को बरी कर दिया, और उनके खिलाफ जो भी चार्ज लगाया गया था, जो भी आरोप लगाया गया था, उसमें कोर्ट ने ये पाया कि ये गलत है। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने एविडेंस का बेहतर तरीके से एप्रिसिएशन नहीं किया है, बेहतर तरीके से मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए इस केस में आरोपियों को बरी कर दिया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया।
मुझे उम्मीद है कि हमने जिन फैक्ट की चर्चा किया है और इस केस के जो सरकमस्टेंस थे, कहीं ना कहीं अगर आपके केस से संबंधित हैं तो आप जब आपके केस में जब गवाही देने के लिए प्रोसिक्यूशन विटनेस आते हैं तो आप इन मुद्दों को, इन इशू को जरूर रेज करें और ज़रूर सवाल पूछें। तभी अगर सेशन कोर्ट मान लीजिए उन चीज़ों को नहीं मानता है तो आप अगर अपील करने जाते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन इशू को रेज कर सकते हैं कि देखिए सेशन कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और ये बात गवाही के दौरान विटनेस ने खुद स्वीकार किया है और उन्होंने खुद इस बात को उन्होंने ये बात बोला है। तो इस प्रकार से ये जजमेंट था और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि हम जो जजमेंट आपसे शेयर कर रहे हैं आपके लिए यूज़फुल होंगे। आप इसको पढ़ भी सकते हैं और आने वाले टाइम में जैसे जैसे मुझे जजमेंट मिलते रहेंगे मैं आपसे शेयर करता रहूँगा।